स्वतंत्र भारत के सामने देखिए, राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र स्थापना के बाद एक और पहाड़ जैसी चुनौती थी आर्थिक विकास की। एक ऐसा विकास जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। नेताओं ने तब एक सोचा समझा पर हाँ, मुश्किल रास्ता चुना। आज हम उसी शुरुआती आर्थिक सफर की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास इस विषय पर कुछ लेख और शोध के अंश भी हैं। ये उस दौर की सोच, वो कड़े फैसले और उनके पीछे जो बहसें चलीं, उन पर रोशनी डालते हैं। मतलब ये समझने में मदद करते हैं कि आखिर वो रास्ता चुना ही क्यों गया। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद क्या है? हम समझने की कोशिश करेंगे कि विकास को लेकर उस समय मुख्य सोच और विकल्प क्या है। आजादी के बाद पहले समझ लीजिए 2 दशकों में भारत ने कौन सी आर्थिक रणनीति अपनाई और उसके पीछे तर्क क्या थे, और फिर इस रणनीति की बड़ी कामयाबियां क्या रहीं और शायद सीमाएं क्या थीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विकास शब्द सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन जमीन पर इसका मतलब बहुत अलग अलग हो सकता है। उड़ीसा में एक प्रस्तावित स्टील प्लांट का उदाहरण हमारे स्रोतों में है। वो इस उलझन को काफी अच्छे से दिखाता है। क्या था ये मामला? हाँ, ये उदाहरण एकदम सटीक है। देखिए, उड़ीसा की जो राज्य सरकार थी, वो बढ़ती वैश्विक स्टील मांग का फायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि उनके पास देश के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार थे। तो उन्होंने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों के साथ अगर एमओयू साइन कर लें तो निवेश आएगा, रोजगार मिलेगा। ये उनकी सोच थी। तो फिर समस्या कहाँ थी? ये तो मतलब सुनने में फायदेमंद लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है, पर समस्या ये थी कि ये जो भंडार थे, ये राज्य के सबसे पिछड़े आदिवासी बहुल जिलों में थे। तो वहां के जो स्थानीय आदिवासी थे, उन्हें डर था कि भाई फैक्ट्री लगेगी तो उन्हें अपने घर, अपनी जमीन, वो अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ेगा, विस्थापन हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग थे, उन्हें डर था कि खनन और उद्योग से प्रदूषण फैलेगा, जंगल कटेंगे। और केंद्र सरकार, उसका क्या नजरिया था इस पर? केंद्र सरकार एक तरह से दुविधा में थी। अगर वो निवेश को रोकते तो एक गलत संकेत जाता है ना, भविष्य में देश में पूंजी निवेश पर असर पड़ सकता था। तो यहाँ एक टकराव था, राज्य के आर्थिक हित एक तरफ, स्थानीय समुदाय के जीवन और आजीविका के अधिकार दूसरी तरफ, पर्यावरण की सुरक्षा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर निवेश का माहौल। यानी असली सवाल ये बन गया कि आखिर विकास किसकी जरूरत को प्राथमिकता दें। ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। जैसा स्रोत बताते भी हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए थे, कह रहे थे कि हमारी जिंदगी की कीमत पर यह प्लांट नहीं चाहिए। बिल्कुल। और यही ये बात साफ हो जाती है कि ऐसे फैसले सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञ या अर्थशास्त्री नहीं ले सकते। इनमें एक समूह के हितों को दूसरे के मुकाबले देखना पड़ता है, और कभी-कभी तो आज की पीढ़ी के फायदों को आने वाली पीढ़ियों के नुकसान के सामने तौलना पड़ता है। इसीलिए लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय होता है वो राजनीतिक होता है, जिसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं, क्योंकि उन्हें ही इन अलग अलग हितों और भावनाओं का संतुलन साधना होता है। तो इसी पृष्ठभूमि में जब आजादी के बाद भारत को अपना रास्ता चुनना था, तब दुनिया में कौन से मुख्य आर्थिक मॉडल चल रहे थे? देखिए, उस समय दुनिया मोटे तौर पर 2 खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ थे पश्चिमी देश जैसे यूरोप और अमेरिका। वहां उदार पूंजीवादी मॉडल था, मतलब लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, यानी निजी संपत्ति, मुक्त बाजार और सरकार का सीमित हस्तक्षेप। और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, यूएसएसआर। वहां समाजवादी मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल। इसका मतलब उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण, केंद्रीय योजना और समानता पर ज्यादा जोर। और भारत का झुकाव किस तरफ ज्यादा दिख रहा था? ये जानना दिलचस्प है कि भारत ने आखिर कौन सा रास्ता चुना। हाँ, और यहीं पर भारत का चुनाव थोड़ा अनोखा था। सोवियत मॉडल से प्रभावित होने वाले लोग काफी थे यहाँ। इनमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रभावशाली नेता शामिल थे। जो अमेरिकी पूंजीवादी मॉडल था, उसके समर्थक उस समय बहुत कम थे। ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह मानी जाती है? इसकी जड़ें दरअसल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में थीं। राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि आजाद भारत की सरकार की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने या व्यापार देखने तक सीमित नहीं होगी, जैसा अंग्रेजों के राज में था। गरीबी हटाना, पिछड़े इलाकों का विकास करना, समाज में आर्थिक बराबरी लाना, ये सब सरकार की मुख्य जिम्मेदारियां समझी जा रही थीं। और ये विचार पूंजीवादी मॉडल से उतने मेल नहीं खाते थे। लेकिन क्या सभी नेता एक ही तरह के विकास पर सहमत थे? या मतलब कुछ अलग अलग विचार भी थे? नहीं, सहमति पूरी तरह नहीं थी। बहसें तो थीं। कुछ नेता थे जो औद्योगिकरण को सबसे जरूरी मानते थे,
उनका मानना था कि बड़े कारखानों से ही देश तरक्की करेगा। वहीं कुछ दूसरे नेता थे जिनके लिए कृषि का विकास और गांव की गरीबी दूर करना पहली प्राथमिकता थी। तो फिर आम सहमति किस बात पर बनी? वो कौन सा सूत्र था जिसने सबको जोड़ा? लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि देश के आर्थिक विकास का काम पूरी तरह से निजी हाथों पर नहीं छोड़ा जा सकता, मतलब उद्योगपतियों, व्यापारियों और किसानों पर। सरकार को आगे बढ़कर एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी, एक योजना बनानी होगी, एक दिशा देनी होगी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते भी हैं, कि ये सोच सिर्फ वामपंथियों या समाजवादियों तक ही सीमित नहीं थी। 1944 में देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान नाम का एक प्रस्ताव तैयार किया था। उसमें भी देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी, बनाने की वकालत की गई थी और सरकार से बड़े औद्योगिक निवेश करने का आग्रह किया गया था। तो एक तरह से राज्य द्वारा निर्देशित विकास पर एक व्यापक सहमति दिख रही थी। तो क्या इसी सहमति का नतीजा था योजना आयोग का गठन? हाँ, बिल्कुल। इसी माहौल में मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक साधारण प्रस्ताव पास करके योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये संविधान के तहत बनी संस्था नहीं थी, जैसे चुनाव आयोग या वित्त आयोग हैं। ये सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी थी। अच्छा, तो इसकी भूमिका क्या तय हुई और इसके लक्ष्य क्या थे? इसकी भूमिका मुख्य रूप से सलाह देने की थी। ये योजनाएं बनाता था, पर उन्हें लागू करने का अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे और धीरे धीरे ये संस्था देश की आर्थिक दिशा तय करने वाली सबसे शक्तिशाली इकाई बन गई। इसके लक्ष्य सीधे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़े थे। मतलब वो सिद्धांत जो कानूनन बाध्यकारी तो नहीं है, पर सरकार से उम्मीद की जाती है कि नीतियां बनाते समय इनका ध्यान रखे, जैसे सभी नागरिकों को रोजगार के पर्याप्त साधन मिले, देश के संसाधनों का बंटवारा आम भलाई के लिए हो और धन कुछ ही हाथों में सिमट कर न रह जाए। हालांकि बाद में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। ये भी ध्यान रखे वाली बात है। और फिर सोवियत संघ की तर्ज पर भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता अपनाया, 5 ईयर प्लान्स। ये क्या थी और ये काम कैसे करती थी? देखिए, इसका ढांचा सीधा साधा था। सरकार अगले 5 सालों के लिए अपनी आमदनी और खर्च का पूरा लेखा जोखा तैयार करती थी। इस योजना के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक था गैर योजना बजट, जो रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के लिए होता था, जैसे तनख्वाह, रखरखाव वगैरह। ये सालाना तय होता था। और दूसरा था योजना बजट। ये पंचवर्षीय योजना में तय की गई प्राथमिकताओं पर खर्च होता था, जैसे नए बांध बनाने हैं, कारखाने लगाने हैं, सड़कें बनानी हैं। ये अगले 5 साल का खर्च होता था। इसका फायदा क्या सोचा गया था? क्यों ये तरीका अपनाया? इसका मुख्य फायदा ये था कि सरकार सिर्फ साल दर साल के खर्चों में न उलझी रहे, बल्कि एक लंबी अवधि की सोच रख सके। ये अर्थव्यवस्था में बड़े और दिशा बदलने वाले हस्तक्षेप करने का एक जरिया था। इससे सरकार एक बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। तो फिर आई पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। इसका मुख्य जोर किस पर था? पहली योजना का मुख्य लक्ष्य था देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के जाल से बाहर निकालना। इसे बनाने वालों में एक युवा अर्थशास्त्री थे, के.एन. राज। उनकी सलाह थी कि भारत को शुरुआत में धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी चाहिए, क्योंकि एकदम तेज विकास की कोशिश शायद लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती थी, ऐसा उनका मानना था। इसलिए पहली योजना में सबसे ज्यादा ध्यान कृषि क्षेत्र पर दिया गया। देखिए, आजादी और बंटवारे ने खेती को बुरी तरह प्रभावित किया था, तो इस पर फौरन ध्यान देना जरूरी था। इसमें बांध बनाने और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने पर भारी निवेश किया गया, जैसे भाखड़ा नांगल बांध का उदाहरण हम सब जानते हैं। साथ ही ये भी माना गया कि जमीन का जो असमान बंटवारा है वो खेती के विकास में बड़ी रुकावट है, इसलिए भूमि सुधारों पर भी जोर दिया गया। और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई थी? योजना बनाने वालों का एक अहम मकसद था देश की कुल आमदनी यानी नेशनल इनकम को बढ़ाना। इसके लिए जरूरी था कि लोग खर्च करने से ज्यादा बचत करें, सेविंग्स बढ़ाएं। लेकिन 1950 के दशक में लोगों का खर्च का स्तर पहले ही बहुत कम था।
उसे और घटाना तो मुमकिन नहीं था, तो कोशिश की गई कि बचत को बढ़ाया जाए। ये भी मुश्किल था क्योंकि देश में पूंजी कम थी और काम करने वाले लोग ज्यादा। फिर भी शुरुआती सालों में बचत कुछ बढ़ी, पर उतनी नहीं जितनी उम्मीद की गई थी। तो पहली योजना ने एक तरह से जमीन तैयार की, लेकिन शायद जल्द ही महसूस किया गया कि रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। यहीं से दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961 की सोच में एक बड़ा मोड़ आता है। इसमें क्या खास था? हाँ, दूसरी योजना वाकई एक बड़ा बदलाव लेकर आई। इसका मुख्य जोर भारी उद्योगों पर था, हेवी इंडस्ट्रीज। मतलब वो उद्योग जो मशीनें, औजार और बुनियादी सामान बनाते हैं। इसका मसौदा पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टीम ने तैयार किया था। अगर पहली योजना ने धैर्य की बात की थी, तो दूसरी योजना का लक्ष्य था तेजी से ढांचागत बदलाव लाना, हर संभव दिशा में एक साथ आगे बढ़कर। महालनोबिस का मानना था कि असली आत्मनिर्भरता और तेज विकास तभी संभव है जब भारत पहले भारी उद्योगों में निवेश करे, मशीन बनाने वाले उद्योगों में, ताकि भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अपने ही साधनों से बढ़ाया जा सके। ये पहली योजना के कृषि और धैर्य वाले दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा बदलाव था। क्या इस बदलाव के पीछे कोई राजनीतिक वजह भी थी, मतलब कोई पॉलिटिकल एंगल? बिल्कुल। इस योजना को अंतिम रूप देने से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने मद्रास के पास अवाडी में अपने अधिवेशन में एक अहम प्रस्ताव पास किया था। इसमें घोषणा की गई कि समाजवादी ढांचे का समाज बनाना, यानी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना, पार्टी का लक्ष्य है। ये सीधे सीधे समाजवाद नहीं था, पर इसमें राज्य की भूमिका बढ़ाने और आर्थिक बराबरी लाने पर जोर जरूर था। और इसकी छाप दूसरी योजना पर साफ दिखती है। सरकार ने देश के उद्योगों को बचाने के लिए बाहर से आने वाला सामान, यानी आयात पर भारी टैक्स लगाए। इस सुरक्षित माहौल में सरकारी, यानी पब्लिक सेक्टर, और निजी दोनों तरह के उद्योगों को फलने फूलने का मौका मिला। चूंकि बचत और निवेश बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, स्टील, मशीनरी और संचार जैसे बड़े और बुनियादी उद्योग सरकारी क्षेत्र में लगाए गए। औद्योगिकरण पर इस जोर को भारत के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। और फिर तीसरी योजना, उसका क्या हुआ? वो भी इसी रास्ते पर चली? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 मोटे तौर पर दूसरी योजना की राह पर ही चली। लेकिन 1960 के दशक के मध्य तक आते आते कई मुश्किलें खड़ी हो गईं। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और फिर लगातार 2 साल भयंकर सूखा पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में थी। इसी गंभीर स्थिति के चलते सरकार ने 1966 के बाद लगातार 3 साल तक पंचवर्षीय योजनाओं से एक तरह का ब्रेक ले लिया। इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा गया। तो अगर हम इन शुरुआती मान लीजिए 2 दशकों की योजना का पूरा हिसाब किताब देखें, तो क्या कह सकते हैं, क्या हासिल हुआ और क्या समस्याएं या आलोचनाएं सामने आईं? देखिए, इन योजनाओं की कई आलोचनाएं हुई हैं और वो जायज भी हैं अपनी जगह, लेकिन ये भी सच है कि इन्होंने भारत के भविष्य के आर्थिक विकास की नींव रखी। बड़े बड़े बांध बने, स्टील प्लांट लगे, मशीनें बनाने के कारखाने शुरू हुए, वैज्ञानिक संस्थान खुले, एक औद्योगिक आधार तैयार हुआ। लेकिन हाँ, समस्याएं भी गंभीर थीं। एक बड़ी दिक्कत थी कि भारत तकनीक के मामले में पिछड़ा हुआ था। हमें विदेशों से महंगी तकनीक और मशीनें मंगवानी पड़ती थीं, जिस पर कीमती विदेशी मुद्रा खर्च होती थी। दूसरी चिंता ये उभरी कि उद्योगों पर इतना जोर देने से कहीं कृषि पिछड़ ना जाए और देश में अनाज का संकट पैदा ना हो जाए। जैसा पहली योजना में सोचा गया था, उद्योग और कृषि के बीच सही संतुलन बनाना वाकई बहुत मुश्किल साबित हुआ। और आलोचक क्या कह रहे थे? किन बातों पर उंगली उठाई जा रही थी? कई तरह की आलोचनाएं थीं। कुछ का कहना था कि इन योजनाओं में शहरों और शहरी ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, गांवों की अनदेखी हुई। इसे शहरी पूर्वाग्रह या अर्बन बायस कहा गया। कुछ मानते थे कि खेती की कीमत पर उद्योगों को गलत प्राथमिकता दी गई। कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की बजाय खेती किसानी से जुड़े छोटे उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। इन योजनाओं पर बहस सिर्फ व्यावहारिक या तकनीकी ही नहीं थी, इसमें गहरी विचारधारा की लड़ाई भी थी, है ना? स्रोत में वामपंथ और दक्षिणपंथ का जिक्र है। उस संदर्भ में इनका क्या मतलब था? हाँ, स्रोत इसे स्पष्ट करते हैं। देखिए, राजनीति में वामपंथ या लेफ्ट
अक्सर उन विचारों या दलों के लिए इस्तेमाल होता है जो अर्थव्यवस्था में राज्य के ज्यादा नियंत्रण, सरकारी दखल और बराबरी लाने वाली नीतियों के पक्ष में होते हैं। जबकि दक्षिणपंथ या राइट उन विचारों या दलों को कहते हैं जो मुक्त बाजार, निजी उद्योग और कम सरकारी हस्तक्षेप को तरक्की के लिए बेहतर मानते हैं। अगर हम इसे योजना के दौर से जोड़ें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देना वो वाम विचारधारा के प्रभाव को दिखाता है। वहीं निजी क्षेत्र को भी बढ़ने देना और उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना शायद दक्षिण की तरफ झुकाव का संकेत माना जा सकता था, या कम से कम एक मिलाजुला रास्ता अपनाने की कोशिश कह सकते हैं। यहीं पर एक और दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है जिसका जिक्र फ्रांसीन फ्रैंकल ने किया है। जैसा स्रोत बताते हैं, वो कहती हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दो अलग अलग धाराएं चल रही थीं। एक तरफ पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी वो समाजवादी सिद्धांतों की बात कर रही थी, मतलब मुख्य उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण हो ताकि उत्पादन भी बढ़े और धन का केंद्रीकरण भी ना हो। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या चल रहा था? दूसरी तरफ कांग्रेस की ही केंद्र सरकार उदार आर्थिक नीतियां अपना रही थी और निजी निवेश को बढ़ावा दे रही थी। इसका तर्क ये दिया जा रहा था कि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, चाहे जैसे बढ़े। ये एक तरह का विरोधाभास था, कथनी और करनी में फर्क। फ्रैंकल सवाल उठाती हैं कि ऐसा क्यों था? क्या ये सिर्फ दिखावा था या पार्टी के अंदर ही अलग अलग गुटों और राज्य सरकारों की अपनी मजबूरियां थीं? ये गहरे सवाल हैं जो उस दौर की जटिल राजनीति को दिखाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे स्वतंत्र भारत ने आर्थिक विकास के लिए एक सचेत, सोचा समझा रास्ता चुना, नियोजित अर्थव्यवस्था का। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक पूरी सोच थी, बहसें थीं, एक विश्व दृष्टि थी। शुरुआत कृषि पर ध्यान देने से हुई, फिर तेजी से औद्योगिक ढांचा खड़ा करने के लिए भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। बिल्कुल, और इस सफर में बड़ी उपलब्धियां भी मिली, जैसे एक मजबूत औद्योगिक और तकनीकी आधार बना। लेकिन गंभीर चुनौतियां भी आईं। कृषि और उद्योग का संतुलन बिगड़ा, क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी और योजनाओं के लक्ष्यों और जमीनी हकीकत में फासला भी रहा। आलोचनाएं भी हुई, कुछ ने दिशा पर सवाल उठाए, कुछ ने अमल पर। और अगर हम सार निकालें तो शायद बुनियादी कश्मकश वही थी जो हमने उड़ीसा की उदाहरण में देखी थी। विकास किसके लिए, किसकी कीमत पर, कैसे अलग अलग वर्गों और जरूरतों के बीच संतुलन साधा जाए। ये सवाल तब भी थे और शायद आज भी हैं। सही कहा, विकास की राह चुनना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ आर्थिक तर्क नहीं होते बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक फैसले भी शामिल होते हैं। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक जगह इशारा है कि उस दौर में आधुनिक बनने का मतलब अक्सर पश्चिमी औद्योगिक देशों जैसा बनना मान लिया जाता था। क्या वाकई आधुनिक होने का मतलब पश्चिमी होना ही था? क्या भारत अपनी परंपराओं, अपनी जरूरतों के हिसाब से विकास का कोई और बिल्कुल अलग मॉडल नहीं बना सकता था, जो शायद इन शुरुआती योजनाओं से भी अलग होता? इस पर सोचा जा सकता है।